नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो है नया चैप्टर शुरू हुआ था क्लास 12th का, जनन। आज जो है उसकी अगली हेडिंग स्टार्ट करेंगे, लैंगिक जनन। इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्टिंग किया गया है, उसको आप देख सकते हैं, या इसका सेकेंड वीडियो है। अलैंगिक जनन क्या होता है? जनन के बारे में बताया गया था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज जो है अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कशन करना है। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस विधि में एकल जीव संतत उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन में एक सिंगल जीव होता है, अकेला जीव होता है, जो जनन के माध्यम से संतान उत्पन्न करता है। जो संतान उत्पन्न करता है अकेला जीव, उस प्रोसेस को जनन कहते हैं। कैसे उत्पन्न करता है इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतत उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। तो आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वह जो है वह अपने जनक जैसा होगा। संतान में, संतत में और जनक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर वह अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुआ है, वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। अपने जनक पेरेंट से एकदम समान होगा और समरूप भी होगा। क्या यह संतत आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती हैं? तो संतत जो होगा वो आनुवंशिक रूप से एक समान, ठीक है, होती हैं, क्योंकि वह अलैंगिक जनन से उनका जनन हो रहा है। अकारकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। ठीक है, अगर वह अकारकी रूप से स्ट्रक्चर रूप में देखने पर और जेनेटिकली रूप में देखने पर एक जैसे हों तो उनके लिए किस शब्द का यूज करते हैं? क्लोन शब्द का यूज करते हैं। अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। ठीक है, तो क्लोन क्या होता है? अकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन समान रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन कहाँ पाया जाता है? जो एकल जीव हैं, ठीक है, सिंगल सेल वाले जीव हैं, पौधे हैं, या फिर जो ऐसे जीव जो साधारण जीव हैं, सिंपल बॉडी वाले जीव हैं, सिंगल सेल वाले जीव हैं, ठीक है, उनमें जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्रजीव, ठीक है, तथा एक केंद्र की जीव। प्रजीव और एक केंद्र की जीव में कौन कौन आते हैं ग्रुप? प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा समूह और मोनेरा समूह के जो जीव हैं उनमें यह पाया जाता है अलैंगिक जनन में। जनक कोशिका, ठीक है, देखें आप, प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव प्रोटिस्टा और मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में अलैंगिक जनन के द्वारा जो जनक होगा वह दो भागों में बढ़ जाता है और उससे नया जीव बनता है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट का फिगर है, यह ईस्ट सेल है, सिंगल सेल होता है ईस्ट का। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जनक कोशिका है, इससे जो है एक नया सेल बनेगा। तो इससे क्या होगा? एक आउटग्रोथ होगा, ऐसे बढ़ेगा। फिर यह विकसित होने के बाद पहले सेल जो है इसका यह न्यूक्लियस डिवाइड होगा दो भागों में, ठीक है, उसके बाद डिवाइड होने के बाद यह कट के अलग हो जाएगा, एक नया बर्ड्स बन जाएगा। तो एक सेल से दो सेल बन गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे, क्योंकि यह छोटा सा बर्ड्स निकल रहा है, मुकुल निकल रहा है। ठीक है, तो यह मुकुल निकल के कट के अलग हो जाएगा। ठीक है, कलिका या मुकुल कहेंगे। और इस तरह से
ईस्ट में होता है। अमीबा में कैसे होता है? अमीबा में बाइनरी फिशन होगा, द्विखंडन होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं अमीबा में, ठीक है, तो अमीबा का जो केंद्रक है वह दो भागों में बड़ा हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गया, और केंद्रक के दो भागों में डिवाइड होने के बाद बीच से जो है सेल अलग हो गई और यह दो अमीबा बन गया। ठीक है, पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है, यह जनक है और ये संतान है। तो एक सेल से दो सेल बन गए। ठीक है, अब यह एक से दो बन गया। यह कैसा जनन है? अलैंगिक जनन। किसके द्वारा? बाइनरी फिशन, विखंडन द्वारा, और यह बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, दोनों एक कोशिका जीव हैं। ईस्ट में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन हो जाता है। किसके अंतर्गत आता है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत यह आते हैं। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। ठीक है, इन जीवों में जो सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो बन जा रहे हैं एक से, तो वही दो बनना ही क्या है? इनमें जनन है। ठीक है, इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार की जनन की क्रिया है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, बहुत से जो सिंगल सेल जीव हैं वह बाइनरी फिशन, द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका, ये देखें आप, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। इनमें क्या होता है? एक कोशिका जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। ठीक है ना, जिसमें एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी और प्रत्येक भाग जो है एडल्ट वयस्क जीव में तेजी से बदल जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, यह किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम आदि में पाया जाता है। ठीक है ना, ईस्ट में कैसा होता है? तो पीछे आपको बताया, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है। ठीक है ना, तथा इसमें क्या होगा? एक छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ईस्ट में आप देख रहे हैं इक्वल नहीं हो रहा है, इसमें बीच से नहीं कट रहा है, इसमें एक बर्ड्स उत्पन्न हो रहा है, एक छोटी कलिका उत्पन्न हो रही है। ठीक है, बाद में यह अलग हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें इक्वल हो रहा है, बीच से कट रहा है और दो भागों में बदल रहा है अमीबा में। ठीक है, अब आप देखो फंजाई जगत में देखते हैं। फंजाई जगत के सदस्य, ठीक है, फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप, ठीक है, जो कवक जगत के हैं या सिंपल प्लांट्स हैं जैसे शैवाल, विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई हैं या फिर साधारण पादप हैं, शैवाल हैं, उनमें जो है विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पहला फिगर है क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन हो रहा है जो चल बीजाणुओं द्वारा हो रहा है। यह आपका फिगर क्लेमाइडोमोनास का है। ठीक है, इसमें जनन कैसे हो रहा है? चल बीजाणुओं द्वारा। यह जो है इसकी सेल जो है फट रही है, उसमें कई छोटे छोटे चल बीजाणु बन रहे हैं, तो क्लेमाइडोमोनास में ऐसा जनन होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा जनन होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेनिसिलियम है। ठीक है, पेनिसिलियम है, यहाँ पे छोटे छोटे भाग जो हैं बन रहे हैं जिसको कोनिडिया कहते हैं, ये कट के अलग हो जाते हैं, नया बन जाता है इससे। ठीक है, हाइड्रा में कलिका बनता है, यह हाइड्रा है आप देख रहे हैं, इसमें यह कलिका बनती है। ठीक है, यह बढ़ जाता है फिर कट के अलग हो जाता है, इससे नया हाइड्रा बन जाता है। स्पंज में आप देखो, ठीक है, स्पंज में यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें भी विभाजन होता है, ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये भी कटने फटने के बाद नया स्पंज बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्पंज में कैसे जनन होता है? जेम्यूल्स के द्वारा। ये छोटे छोटे चीज क्या कहते हैं? जेम्यूल्स के द्वारा स्पंज में जनन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इनमें अलग अलग जननी संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पोर्स हैं। ठीक है, इन संरचनाओं में सामान्य क्या है? अलैंगिक संरचनाएं, जिनको क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर के द्वारा इनमें जनन होता है। ठीक है, इसमें देखें जूस्पोर, यहाँ पे अलैंगिक संरचनाएं हैं, इसमें जूस्पोर बनता है। जो किसमें बनता है? क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर बनता है। यह एक सिंपल संरचना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यह क्लेमाइडोमोनास है, इसमें सिंपल जनन हो रहा है जिसको क्या कहेंगे? जूस्पोर कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं, यह सिंपल है।
ठीक है। जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अन्य जनन अलैंगिक जनन संरचना में कोनिडिया होता है, जो किसमें पाया जाता है, पेनिसिलियम में, ठीक है। कलिका बनता है हाइड्रा में, और जेम्यूल बनता है स्पंज में, ठीक है। ये आपने देखा, जेम्यूल बनता है स्पंज में, ठीक है। तो यह भी जो है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब आप देखो कक्षा 11 में आपने पौधों में कायिक जनन पढ़ा था। पौधों में क्लास 11 में आपने पौधों में कायिक जनन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर भी कायिक जनन भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो इसमें क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ पौधे हैं जिनमें कायिक जनन से जनन होता है, जिसको अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आलू देख रहे हैं, आलू में क्या निकलता है, आँखा निकलता है, आँख निकलता है, ठीक है। वहाँ से अंकुरणशील आँख कलिका बनता है, फिर ठीक है आलू का पौधा बनता है, ठीक है। उसी तरह अदरक में प्रकंद बनते हैं। अदरक में क्या बनते हैं, प्रकंद बनते हैं, ठीक है। प्रकंद बनते हैं, अपस्थानिक मूल कलिका, ठीक है, ऐसे जो है इसमें बनते हैं। अवयव में क्या होता है, बल्बिल बनता है, अवयव में बल्बिल बनता है, ठीक है। यह बल्बिल बनते हैं जिससे नया पौधा बनता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रायोफिल्लम में, तो यह ब्रायोफिल्लम है, इसके किनारे किनारे आप देख रहे हैं पर्णकलिकाएं बनती हैं जिससे नया पौधा बन जाता है, ठीक है। यह जल हाइसिंथ है, जलकुंभी है, जल हाइसिंथ, इसमें भूस्तारिका बनती है और इससे नया पौधा बनता है, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं कि भूस्तारिका से जल हाइसिंथ में होता है, जलकुंभी में होता है। तो यह सब कायिक जनन है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से, ठीक है, तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जंतुओं में और अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पौधों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, पौधों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, सर, प्रकंद, सरजूम, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, ऑफसेट सभी नई संतति को पैदा करने में समर्थ होती हैं, ठीक है। तो यह जो संरचनाएं हैं इसके बारे में दिया गया है। इसमें यह आपने देखा आँखा बन रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं प्रकंद बन रहा है, ठीक है। ब्रायोफिल्लम में आप पर्णकलिकाएं बन रही हैं, और जल हायसिंथ में आप देख रहे हैं भूस्तारिका बन रहा है। इसके द्वारा इसमें जनन होता है। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाते हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहलाती हैं, कायिक प्रवर्ध कहलाती हैं, प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो अभी किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा अलैंगिक जनन के बारे में। यहाँ पे आपने पुष्पीय पादपों के बारे में अलैंगिक जनन देखा, और यहाँ पे अलैंगिक जनन की अलग अलग संरचनाएं आपने देखा, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमिनास में चल बीजाणु आपने देखा, ठीक। उसके बाद जो है आपने पेनिसिलियम में कोनिडिया देखा, हाइड्रा में कलिका देखा, और स्पंज में जेम्यूल आपने देखा। इस तरह से अलैंगिक जनन होता है। अब जो है हम आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हायसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो आप जो है जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हायसिंथ, जिसको जलकुंभी कहते हैं, यह सब क्या है, बंगाल के आतंक इसको कहा जाता है। क्योंकि अगर यह एक आ जाते हैं तालाब में तो बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और पूरे तालाब को ढक लेते हैं, ठीक है। बंगाल में लोग जो है छोटे छोटे अपना तालाब बनाते हैं, मछली पालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बंगाल का आतंक इसको कह दिया गया है, वाटर हायसिंथ को के बारे में सुना। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हायसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, ठीक है ना। तो जलकुंभी क्या है, रुके हुए जल में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक खरपतवार है।
यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जलकुंभी जो है ऑक्सीजन को क्या करेगा, कम कर देगा वाटर में, जिससे मछलियां मरेंगी। ठीक है, इसके बारे में फिर आप अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आप जो है आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ है। यह जो जलकुंभी है यह भारत में आया है, क्यों आया है, इसके सुंदर आकार के पुष्प के कारण और पत्तियों के कारण यह भारत में आया, लेकिन यह तालाब के लिए महाविपत्ति बन गया, मछलियों को मारने का कारण बन गया, क्योंकि यह वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन है, वह बहुत फास्ट तरीके से होता है, अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है तथा अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है और अपने साथ और अपने आप से जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है ना। जो इसको अलग करेंगे, अगर थोड़ा भी ये बचा रहेगा तो तुरंत क्या करेगा, तेजी से पूरे तालाब को ढकने लगेगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यह बहुत तेजी से पूरे जलाशय में फैल जाता है और ढक लेता है, इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? ठीक है, तो आलू की खेती कैसे की जाती है, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया खेती कैसे की जाती है? तो आलू पता है, आलू में आँखा देख के काटते हैं छोटे छोटे, फिर इसको लगाते हैं। गन्ना में इसको भी आँखा उसमें देखते हैं कहाँ से कलिका निकलेगी, जहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर काट के लगाते हैं। ठीक है ना। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं, से और केले और अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? ठीक है, क्या आप लोग देखे हैं कभी केले जो है आँखा जो है यहाँ पे आलू जो है इसमें आँखा निकल रहा हो, या केले या अदरक में प्रकंद से छोटा सा पौधा निकल रहा हो? जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों, ठीक है, प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियां नोट्स से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन पौधों में जहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे जुड़े रहते हैं दो भाग, वहाँ से यह पौधे उत्पन्न होते हैं। जब यह पर्व संधियां नमी युक्त मृदा, ठीक है, जब यह जोड़ जो है नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनमें मूल, रूट्स, जड़ तथा निकलते हैं और नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप गन्ने का देखेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे आप देखेंगे दो भाग जुड़े रहेंगे, तो वह भाग अगर मिट्टी में या फिर मिट्टी में अथवा जल के संपर्क में आएगा तो उसमें रूट्स निकलेंगे, मूल निकलेंगे, जड़ निकलेंगे और फिर उससे नए पादप उत्पन्न होंगे। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्लम की पत्तियों के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। अगर ब्रायोफिल्लम है, उस पत्तियों के जो किनारे कटे रहते हैं, वहाँ से पत्तियों के जो किनारे कटे हैं वहाँ से पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है ना। पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, ब्रायोफिल्लम बोलते हैं। ठीक है। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हैं, ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्ध करते हैं। ठीक है ना। तो जो प्लांट बेचने वाले हैं, माली लोग भी और किसान जो है इस टेक्निक का यूज करते हैं और बड़े पैमाने पर पौधे तैयार करते हैं। ठीक है। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन का सामान्य विधि है। ठीक है। तो जो भी साधारण जीव हैं उनमें मेन रूप से कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और वही उनकी नॉर्मल विधि है, वही सामान्य विधि है, जैसे शैवाल, फंजाई। ठीक है ना। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगते हैं। जब तक अनुकूल परिस्थिति है तब तक शैवाल, फंजाई जो हैं अलैंगिक जनन करेंगे, अब तेजी से अपनी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जब उनको प्रॉब्लम होगा भोजन मिलने में, वाटर मिलने में, तब वह किस तरफ बढ़ेंगे, लैंगिक जनन विधि की ओर बढ़ने लगते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। तालाब सूख जाता है और उसमें वो लैंगिक जनन से स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें पड़े रहते हैं। कब तक? जब तक कि अनुकूल परिस्थिति न आ जाए। ठीक है।
यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों से इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने अपने चारों तरफ जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और जो इनको बचाता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? ठीक है, अपने आप को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, ठीक है, समाप्त न हो जाए, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में लैंगिक जनन होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियों अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। ठीक है, तो जो उच्च श्रेणी के प्लांट है उसमें दोनों विधि द्वारा जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीके से। ठीक है, दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन का केवल लैंगिक विधि ही होती है। अगर ठीक है, अधिकांश जंतुओं में अगर देखा जाए तो उसमें मेन विधि क्या होती है? लैंगिक जनन होती है। ठीक है, धन्यवाद। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको लैंगिक जनन के बारे में समझाया जाएगा।